हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस प्रश्नों को कर रहे हैं, तो आज का जो पेपर होने वाला है वह है 15/2/2021 को पेपर हुआ था। आज उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है एनटीपीसी और भी सभी प्रतियोगी सभी संबंधित पेपरों को जो है बुक से संबंधित कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इसमें जो है वर्गों की संख्या को जो है गिनना है। तो इसमें गिनने के लिए सीधा सिंपल फार्मूला है कि पहले तो सभी देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 5 इस लाइन में है, 1 2 3 4 5 5 इस लाइन में है। तो 25 वर्ग तो इसी तरह हो जाएंगे। 25 वर्ग इस तरीके से हो गए हैं। फिर उसके बाद 2 को लेंगे तो 2 से यहाँ एक वर्ग यहाँ बन जाएगा। फिर 2 को लेंगे तो एक वर्ग यहाँ बन जाएगा। फिर 2 को लेंगे तो एक वर्ग यहाँ, फिर एक वर्ग यहाँ। यानी कि एक में 2 को जब लेंगे तो 4 वर्ग बनेगा। 4 चौको 16 वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 3 कर लेने पर 9 वर्ग बन जाएंगे। फिर 4 कर लेने पर 4 वर्ग बन जाएंगे। फिर उसके बाद 5 कर लेने पर 1 वर्ग बनेगा। तो टोटल जोड़ लेंगे तो 25 + 16 + 9 + 4 + 1 टोटल हो जाएगा 55। तो इसमें होगा वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो 55 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 55। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, यदि x - y/3 = x + y/5 = xy/8 है तो xy का जो है मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि हमें दिया है x - y/3 = x + y/5 = xy/8 दिया है। तो इसको हम मान लेते हैं कि तो यहाँ से x - y बराबर हो जाएगा 3 के। इसी प्रकार से x + y बराबर हो जाएगा 5 के। समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पर x बराबर 4 के आएगा, y बराबर k आ जाएगा। और इसी प्रकार से लास्ट वाला जो दिया है कि xy/8 बराबर k, तो यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व करने पर xy का मान जो है सीधा आ जाएगा 16। तो इसका हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 हैं तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सीधा फार्मूला होता है, बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य। यही फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य होता है। तो यहाँ से माध्यिका की वैल्यू रख देंगे 36 और माध्य की वैल्यू रख देंगे 35। तो रखने पर बहुलक का मान आ जाएगा 38। तो यानी कि सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कोल्हाटी भाषा में रहने वाले लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है। तो कोल्हाटी भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है, या किस राज्य की जो है भाषा है। तो कोल्हाटी भाषा जो है यह महाराष्ट्र में जो है बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हम देखते हैं कथन है कि मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का जो है पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि कार्यवाहियाँ क्या है। तो मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। तो ये वाली बात सही है। अब दूसरा है कि नगर निकायों को सड़कों से बर्फ हटाने का प्रबंधन करना चाहिए, ये भी हो सकता है। तीसरा है, इस समाचार को राज्य के बाहर फैलने से रोकना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि केवल एक और 2 ही पालन करता है। इस समाचार को राज्य के बाहर फैलने से रोकना चाहिए, ये कथन जो है महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए केवल 1 और 2 है। तो 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 है कि दिए किसी प्रकार से पैटर्न दिए गए हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, रीजनिंग का सवाल है। तो पहले को देख लेते हैं कि पहला में क्या है। तो पहले में यह 3 कैसे आया है, तो यह आया है 40 + 8 48 आ जाएगा। फिर 12 + 4 जोड़कर 16 आ जाएगा। तो 48 में जब 16 का भाग दे देंगे तो आंसर 3 आ गया है। उसी प्रकार से जब इसको देखेंगे तो 16 + 9 16 + 6 तो यह आ जाएगा 22। उसी प्रकार से 9 + 2 आ जाएगा 11। तो 11 का 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है थांका चित्रकला, यानी कि थांका पेंटिंग में सूत या फिर रेशम से बने कपड़ों पर जो है भगवान के जो है चित्र बने होते हैं। थांका चित्रकला पर जो है रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं, तो वह है शिव भगवान, यानी कि भोलेनाथ जी का जो है चित्र बना हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, थांका चित्रकला जो बने होते हैं वह बुद्ध भगवान के जो है चिन्ह बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है मई 2019 में दिवंगत विजया मूल्य शिक्षा के क्षेत्र की जो एक प्रमुख हस्ती थी। उन्हें सुदर्शन पर जो है कई नवीन शैक्षणिक एनिमेशन फिल्मों का जो है श्रेय दिया जा सकता है। तो उनमें से जो कौन सी फिल्म जो है एक थी। तो यह करंट का सवाल है। करंट के सवाल के लिए आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। करंट की एक सीरीज आती है, उसको हम करा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अनेक और एकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है किसी कूट भाषा में नेपाल को PGRCL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चाइना को EJKPC लिखा गया है। तो कोरिया को जो है क्या लिखा जाएगा। तो इसको आइए पैटर्न देखते हैं। नेपाल को जो है PGRCL लिखा गया है, यानी कि जो ऊपर जो वर्णमाला का क्रम है उसमें 2-2 जोड़कर नीचे लिखा गया। उसी प्रकार से जो है किसका पूछा है, कोरिया का पूछा है। कोरिया का तो के का होता है 11, तो 11 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 13। 13 किसका होता है, 13 होता है यम। तो यम किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। इस ऑप्शन नंबर बी में एन नहीं है, डी में भी एन नहीं है, ए में भी एन नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर सी में यम है। तो पूरा नहीं चेक करेंगे, एक ही चेक करने मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जो है सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन इसमें से जो है कौन नहीं है। तो है हैप्टिक। हैप्टिक जो है सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है, जबकि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सभी जो है सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैप्टिक जो है नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटा कोण के 2 गुने से 30 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का जो है मान पूछा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि एक कोण थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा। तो यह 2 थीटा माइनस 30 अंश हो जाएगा, और यह भी 2 थीटा माइनस 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि वह दूसरा कोण जो है उसके 2 गुने से 30 अंश कम है, यानी 2 थीटा में से 30 अंश कम है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के जो है चारों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 360 आएगा, या फिर 2 को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। तो यहाँ से थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 30 डिग्री करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू सीधा 70 आ जाएगा। पूछा है सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण का मान है 2 थीटा माइनस 30 अंश, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 70 अंश रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 अंश। छोटा कोण अगर 70 अंश होगा तो बड़ा कोण जो है 110 अंश होगा।
या तो फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि एक कोण 70 अंश आया तो दूसरा कोण कितना होगा, तो 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 110 अंश आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है सूर्य की चमकती सतह को जो है क्या कहा जाता है। तो सूर्य की जो चमकती सतह को कहा जाता है फोटोस्फीयर। सूर्य की चमकती सतह को जो है फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि आरबीआई का जो है प्रतीक क्या है, यानी कि एम्बल क्या है, आरबीआई का प्रतीक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ताड़ के जो है पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, यह जो है आरबीआई का प्रतीक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है पेंसिल का जो है 1/3 हिस्सा काला है, बाकी बचे हुए पेंसिल का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल का जो बाकी हिस्सा है वह पीला है। यदि पीले वाले हिस्से की जो है लंबाई 1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की जो है लंबाई कितनी होगी। तो सीधा जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा वैसा करना है। मान लेते हैं कि पेंसिल की लंबाई x है, तो प्रश्न में कहा कि x में से निकाल लेते हैं कितना, पहले उसका 1/4, फिर बचे हुए भाग का 3/4 भाग, फिर 3/4 का जो है आधा, निकाल देने पर कितना बचता है, 3/2 भाग बचता है। तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि पेंसिल की लंबाई कुल कितनी है, तो है 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20 दिया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 400 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या पूछिए। तो सिंपल प्रश्न है, इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा। इसी पर कर देना है। तो प्रश्न में दिया है कि पहली संख्या 80 दिया है और लसा दिया है 400, मसा दिया है 20। तो यहाँ से दूसरी संख्या से निकालेंगे तो आ जाएगी 100। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी होगी, तो होगी 100। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि 12 संबंधी 15 संबंधी 12 का जो वर्गानुपात है वह कितना होगा। तो सीधा सीधा हो जाएगा, 15 का जो स्क्वायर होगा 225 और 12 का होगा 144। तो वर्गानुपात पूछा है तो 125 और 144 जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है। तो वह कौन सा उपग्रह है जो भारत के जो है पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है, तो वह है GSAT-3। GSAT-3 जो है उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन भिन्नों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि इसको भाग देकर दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उस प्रकार से व्यवस्थित करने पर जो क्रम आएगा वो आएगा 9/10, 8/9, 7/8। यह आरोही क्रम होगा, यानी कि घटते हुए क्रम में यह मान होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो है 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है वह 8 अगस्त 2020 को मनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि असंगत विकल्प को जो है पहचानना है, मतलब इसमें से कौन जो है यह सबसे अलग है। तो वह है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस जो है इनमें से सबसे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर y दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 का जो है होल स्क्वायर का मान पूछा है। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि tan थीटा माइनस कॉस थीटा का मान जो है x दिया है और cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान y दिया है और इसका मान जो है पूछा है, तो सीधा सीधा x के स्थान पर tan थीटा माइनस कॉस थीटा रख देते हैं और y के स्थान पर cos थीटा माइनस साइन थीटा रख देते हैं। तो इसको रखने पर यह समीकरण इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से समीकरण बनेगा और इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सीधा सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पैरा ओलंपिक खेल में जो है 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के जो कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो सीधा सीधा निकालने के लिए जो है इसका हम मौसन निकालेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यानी धारिता वाला। तो 50 और 35 का जो मौसा होगा वो होगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, NRHM का जो फुल फॉर्म क्या है यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो NRHM का जो पूरा नाम होता है वह होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो NHR का पूरा नाम होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि √x प्लस 1/2 × 70 बराबर 20 × 1/4 × 7 का मान जो है इतना दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है पूछा है, तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर √x की वैल्यू आ जाएगा 7, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि जिस प्रकार से कार का संबंध है ऑटोमोबाइल से, उसी प्रकार लैपटॉप का जो है किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल से संबंधित है उसी प्रकार लैपटॉप का संबंध कंप्यूटर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक हैं जिन्हें जो है ऑस्कर से सम्मानित किया गया हुआ है टाइम पर्सन ऑफ द ग्रेट थेनबर्ग स्वीडन, जिन्हें जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो यह करंट का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 200 मीटर और 400 मीटर है समानांतर पटरियों पर जो है चल रही है। जब दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हैं तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 30 सेकंड का जो है समय लेती है, और जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चल रही होती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की जो है चाल पूछा है। तो प्रश्न में जैसा जैसा कहा गया उसी हिसाब से करेंगे। तो प्रश्न में जो है व्यवस्थित करने पर दोनों का जो है चाल का अंतर करने पर और दोनों के चाल का जो है जोड़ने पर, तो पहले जो है 30 सेकंड का समय ले रही है और दूसरी वाली 6 सेकंड का समय ले रही है। तो इस अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ से V1 और V2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा, यानी कि उनके चालों का जो है रेशियो 3/2 आ जाएगा।
तो 4 मान लेते 3A और 2A। फिर जब आगे सॉल्व करते हैं तो जब वह दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं तब दूरी हो जाएगी 4 और 2 600 किलोमीटर, और उनका जो चाल हो जाएगा 3 और 2 5 है, तो 6 सेकंड का समय लगी। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 72 किलोमीटर। तो A की वैल्यू आ गई 72 किलोमीटर, तो 3A का वैल्यू हो जाएगी 216 किलोमीटर और 2A की वैल्यू हो जाएगी 144 किलोमीटर। तो दोनों रेलगाड़ियों को चाल पूछा होगा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 216 किलोमीटर, दूसरी की आ जाएगी 144 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 जो है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। इसमें कथन दिया है, मैंने अभी तक हैरी पॉटर की जो 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, और इससे संबंधित। और दूसरा कथन है, मैंने जेन ऑस्टेन की जो है सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। और तीसरा है कि मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें एनपन के लिए जो है पढ़ी है। तो इससे संबंधित निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में है कि हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। तो यह कथन सही हो सकता है। दूसरा कथन है कि मैंने हैरी पॉटर की जो है कुछ पुस्तकें पढ़ी है। तीसरा है कि मैंने अपनी अगली पुस्तक के लिए चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ। तो इसमें तीनों ही कथन हमें, तो इसमें जो है कथन निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 जो है सही है और पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पहली पुष्टिकृत जो मृत्यु हुई थी वह कर्नाटक में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, एंथोस्फीयर पृथ्वी की जो है किस ऊपरी हिस्से का जो है अत्यधिक श्यान या आंतरिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है? तो वह है प्रावरण यानी कि मेंटल पृथ्वी की जो मेंटल के जो ऊपरी हिस्से का जो है अत्यधिक श्यान एवं आंतरिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से जो है कृषि के रूप में जो है प्रयोग करने वाली जो है मिट्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि किसी जो है कूट भाषा में शार्क्स और फिश को जो है @MT लिखा जाता है और फिश ईट फूड को जो है यह लिखा जाता है। शार्क ईट फिश को जो है यह लिखा जाता है। तो प्रश्न में पूछा है कि शार्क को जो है क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न में जो हम बना लेते हैं कि शार्क एट फिश को जो है यह लिखा जाता है और फिश ईट फूड को यह लिखा जाता है और इसको यह लिखा जाता है। प्रश्न में पूछा है कि शार्क को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो पहले में शार्क और तीसरे में शार्क कॉमन है, तो दूसरे में @ और तीसरे में @ कॉमन है। तो यहाँ से डायरेक्ट मिल जा रहा है कि @ कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा @। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो कौन है जिन्हें जो है मरने के उपरांत जो है 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है श्रीदेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद खन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद खन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के
पुरातत्वविदों के जो है एक दल ने मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो किस वर्ष में शुरू किया था? तो सन 1980 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 60 रुपये में पुस्तकें खरीदी और उसको 90 रुपये में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का जो है लाभ प्राप्त हुआ है? तो सीधा सीधा प्रश्न है, व्यक्ति ने जो है 60 रुपये में खरीदा है, 90 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ है? तो 90 माइनस 60 30 का हुआ है। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो है लाभ बटे क्रय मूल्य बटे 100 होता है। तो लाभ जो है 30% का है, क्रय मूल्य 60 हो जाएगा, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा लाभ कितना हो जाएगा? तो 50% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, ए और बी 10 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द चलते हैं। दोनों एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय के बाद जो है वह पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ आएंगे? यानी कि यह वृत्त है, इस पर यहाँ से कोई एक चल रहा है 3 किलोमीटर से और यहीं से एक चल रहा है 2 किलोमीटर से, तो कितने समय के बाद जो है कई चक्कर मारने के बाद वह कौन सा समय आएगा जब वह दोनों एक ही बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर पुनः मतलब फिर से मिलेंगे? तो निकाल लेते हैं कि ए को जो है एक चक्कर में लगाने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा 10/3 घंटे, क्योंकि 10 मीटर की जो है परिधि है। बी को जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 10/2 घंटे, यानी कि 5 घंटे। ए को जो है अगर 3 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो 10/3 घंटे गुणे 3 यानी कि 10 घंटा। बी को 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे के बाद जो है वह आरंभ बिंदु पर जो है एक साथ मिल लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है? प्रश्न है कि श्वसन, लार और श्रावण और समाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होती है मेरु शीर्ष के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरु शीर्ष। अगला प्रश्न है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का जो है 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कहा है कि पहली संख्या ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। तो ये पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 50% का जो है 3 गुना है। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर दोनों का अनुपात जो आएगा वो आएगा 6:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, 6:1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, ABC समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी तो वह देखते हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरी 4 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर जो है कर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सीधा सीधा पूछता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है सीधा सीधा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। सीधा सीधा तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4 - 5 बटे 2, यानी कि सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है वेन डायग्राम में देखना है, जिसमें पुरुष, पिता और चिकित्सक को देखना है। तो इसमें हो जाएगा पुरुष और पिता संबंधित होंगे लेकिन चिकित्सक थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें पुरुष, पिता और चिकित्सक, तो यह वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्योंकि पुरुष के अंदर ही पिता आएगा, जो सभी पिता होंगे वह पुरुष जरूर होंगे,
लेकिन चिकित्सक में कुछ चिकित्सक पुरुष भी होते हैं और कुछ पिता भी होते हैं और कुछ महिलाएं भी होती है, तो इसमें कुछ पार्ट अलग रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि x प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान दिया 322, तो x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है। तो सीधा सा फार्मूला है, इसका वैल्यू दिया है 322, तो इसमें अगर दोनों तरफ जो है दो जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, और यह हो जाएगा 324 यानी कि 18 का स्क्वायर है, यह 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 18, यहाँ से x प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगा 18, फिर 2 घटा देते हैं तो 2 घटाने पर वैल्यू आ जाएगी 16, तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब हमें चाहिए x³ माइनस 1/x³, तो इसका होता है फार्मूला कि a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ab, तो इससे हम निकाल लेंगे। यहाँ से x माइनस 1/x² की वैल्यू दिया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, यहाँ से इसकी वैल्यू 4 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगी 4, और इसका मान रखने पर सीधा आ जाएगा 76, तो इसका आंसर हो जाएगा 76। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के जो है दुरुपयोग से संबंधित है। तो वह कौन सा संगठन है, तो वह है UNODC, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़ गए और बेचे नहीं जा सकते, सड़ गल गए और बेचे नहीं जा सकते, उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के जो है मूल्य पर बेचना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि 20 दर्जन आम का जो उसका क्रय मूल्य है वह है 1000 रुपये, तो 20 दर्जन कितने होते हैं, तो 20 × 12 यानी कि 240 आम। 240 आम का मूल्य जो है उसे दिया है 1000 रुपये, जिसमें से 40 आम सड़ गए, तो कितने बचे, तो 20 आम ही उसके पास बचे हैं। तो 20 आम को बेचने पर उसे लाभ कितना चाहिए, तो उसे 30% का लाभ चाहिए। तो 30% लाभ पर जो है उसका एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 पर जो है 20 आम पर लाभ प्राप्त करा है, तो 30% लाभ कमाने के लिए 130/100 यानी कि 13/2% का लाभ, 13/2 चाहिए। 30% लाभ पर एक दर्जन का कितना होगा, तो 13/2 × 12 यानी कि उसे जो है 78 रुपये का जो है 30% लाभ पर कमाने के लिए जो है उसे 78 रुपये दर्जन जो है बेचना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 78 रुपये प्रति दर्जन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका 2019 नामक विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने जो है इसको जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है 6 के पहले 12 गुणजों के जो है योगफल का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 के पहले 12 गुणज का जो योगफल, तो वह होगा 6 × n + n × n + 1/2, तो यानी कि यहाँ से इसका सीधा आंसर हो जाएगा 468। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के जो है बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 32 इकाई है तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल पूछा है। तो सिंपल फार्मूला है कि विकर्ण
वर्ग का विकर्ण का जो होल स्क्वायर वर्ग के जो विकर्ण का स्क्वायर का बटे 2 जो दिया है वह दिया है 32 और विकर्ण दिया है √64 यानी कि 8 इकाई। यहाँ से वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का विकर्ण बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 8, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तो πr² यानी कि 8 × 8 यानी कि 64 पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64 पाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, जगदीश अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम चलता है और वह फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है। एक चाय की दुकान पहुंचता है और फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर एक बस अड्डे पर जो पहुँचता है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़कर 140 कदम चलकर डाकघर पर जो है पहुँच जाता है। जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो इसको जब आप फिगर से बनाएंगे जिस क्रम में दिया है उस क्रम में बनाने पर यह इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो पूछा है घर और डाकिया घर की कितनी दूरी है, तो यह है 200 मीटर और 100 मीटर यानी कि टोटल आ जाएगा 300 मीटर। 300 कदम के जो है दूरी पर है और किस दिशा में है, तो यह है पूरब की दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 300 कदम और पूरब की ओर, 300 कदम और पूरब की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, व्यंजक 27 सही 3/4 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल यह होता है। तो 27 × 4 + 3 कितना, यहाँ से शेषफल आ जाएगा 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो वह बने थे सन 1892 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर करें। इसके जो बचे हुए प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न नंबर 100 तक वह क्लास नंबर 20 में है। तो अगर आप लोग इसका पूरा क्लास चाहिए तो जाकर क्लास नंबर 20 देखिए जो अपलोड कर दी जाएगी जल्द ही। तो चलिए चलते हैं, अब आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।